नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में। क्या है फाइब्रोमाइल्जिया? फाइब्रोमाइल्जिया में क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल्स रहते हैं उनमें काफी ज्यादा पेन रहता है, मस्कुलोस्केलेटल पेन रहता है आपके बॉडी में। आपको काफी ज्यादा फटीग जो है वो महसूस होता है, काफी ज्यादा थकान महसूस होती है। और ये एक लॉन्ग टर्म मतलब जो क्रॉनिक जिसे हम लोग कहते हैं, जो क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज है, ये काफी लंबे समय तक ये तकलीफ जो है ये चल सकती है। आपकी लाइफ जो है वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है, डेली रूटीन आपके काफी सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये ऐसी एक कंडीशन है जिसमें हम देखते हैं कि आपको कुछ समय के लिए एक अच्छा फीलिंग आ जाएगा, कुछ समय के लिए सिम्टम जो है काफी ज्यादा सीवियर हो जाते हैं। तो जब सीवियरिटी से काफी जब अच्छे सिम्टम हो जाए, मतलब सिम्टम्स कम हो जाते हैं और आपको अच्छा फीलिंग होता है, तो आपको एक ओवरवेलमिंग जैसा, मतलब काफी ज्यादा खुशी आपको मिलती है। आपको लगता है कि शायद मेरी तकलीफ जो है ये चली गई है। पर ये जो फ्लेयर अप जो कंडीशन रहती है, ये आना जाना जो है वो इस कंडीशन में, इस बीमारी में जो है वो चलती रहती है। तो ये एक लंबे समय तक चलती है तकलीफ। कुछ समय तक आपको अच्छा लगेगा, कुछ समय तक आपको फ्लेयर अप लगेगा, सिम्टम्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे जो कि टॉलरेट नहीं हो पाएंगे आपके शरीर से, और काफी ज्यादा आपको फटीग महसूस होगा, काफी ज्यादा आपको स्ट्रेस जो है वो महसूस होगा। तो ये जो फाइब्रोमाइल्जिया है ये एक रियल कंडीशन है, और ये जैसा आपने इसका एक्सपीरियंस महसूस किया, जैसे आपके जो फील हो रहा है आपको, वही उसके असली में सिम्टम्स कहे जाते हैं। और डायग्नोसिस में जब डॉक्टर जाते हैं आपके पास, जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो मैक्सिमम जो है वो आपके फिजिकली अपीयरेंस और जो सिम्टम्स उनके साथ शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उस पे ही वो अपना डायग्नोसिस कंक्लूजन पे आते हैं और ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। तो वो आगे हम लोग आज समझने वाले हैं। तो सिम्टम्स क्या रहते हैं इसके? एक तो दो कॉमन सिम्टम्स हैं इसमें। सबसे ज्यादा जो है पेन और फटीग, ये हर व्यक्ति को होना ही होना है। दर्द होगा और थकान इतनी होगी कि बार बार से लगेगा कि मैं सो जाऊं। और बाकी जो ये सिम्टम्स हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। मसल पेन और टेंडरनेस होगा। मसल्स जो रहते हैं हमारे, जो हड्डियों से जुड़े हुए रहते हैं, उनमें काफी ज्यादा दर्द महसूस होगा। टेंडरनेस एक सख्तीपना जैसे महसूस होता है, या फिर एक रफनेस जो है वो महसूस होना शुरू होता है। फेस एंड जॉ पेन, यानी कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जो जॉइंट रहता है, यानी कि ये टेम्पोरल बोन हो गई ब्रेन के स्कल की, और ये मैंडिबुलर जो है ये जॉ बोन जो रहती है, जो मूवमेंट करती है ना, जो खोपड़ी की जो नीचे की जो हड्डी रहती है, तो इसे मैंडिबुलर बोन कहा जाता है, इसे टेम्पोरल बोन। तो यहाँ पे जो जॉइंट होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो होता है, वहां पे काफी ज्यादा पेन होता है, वहां पे तकलीफ होती है, डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। हेडेक एंड माइग्रेन, तो अगर तकलीफ है तो आपको हेडेक भी होगा, माइग्रेन भी होगा, इससे कंटिन्यू होना ये शुरू हो जाता है, क्योंकि जो नर्व्स को भी ये धीरे धीरे अफेक्ट करना शुरू कर देता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होंगे, आपको डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मसल से रिलेटेड तकलीफ है, तो मसल्स हमारे बॉडी में हर जगह है। ब्लैडर कंट्रोल इश्यूज होंगे। देखो जो स्फिंक्टर्स रहते हैं, जो हम जैसे मैंने कहा था कि जब मैंने टॉपिक समझाया था आपको, तो स्फिंक्टर मतलब एक जो दरवाजा ओपनिंग जिसे हम कहते हैं, वो भी एक मसल से बने हुए, स्मूथ मसल से बने हुए रहते हैं। तो कभी अगर इमरजेंसी में अगर पी आ रहा है, मतलब पेशाब आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा उसे कंट्रोल करते हैं, अपने स्फिंक्टर को टाइट करते हैं, तब तक हम लोग बाथरूम तक नहीं पहुंचते। कभी मान लो थिएटर में है, किसी कॉन्फ्रेंस में है, किसी मीटिंग में है, तो हमें थोड़ा सा उसे रोकना पड़ता है, ताकि जब तक हम लोग वहां तक पहुंच सके। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपके मसल्स का कंट्रोल हट जाता है, ज्यादा मसल्स पे आप फील नहीं कर पाते, क्योंकि ओवरऑल आपकी बॉडी जो है वो दर्द से कराती है, बिल्कुल काफी ज्यादा दर्द होता है। तो वो आपको फीलिंग जो है कि भाई वहां पे काफी ज्यादा यूरिनेशन आ रहा है, वो आपको फीलिंग जो ब्रेन की तरफ प्रॉपर इंपल्स जो है वो जा नहीं पाता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब इमरजेंसी यूरिनेशन में क्या होता है कि बह भी जाता है, और वो एक एम्बैरेसिंग कंडीशन जो होती है, क्योंकि ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं हो पाता है कभी कभी, अगर ये सीवियर कंडीशन काफी ज्यादा हो गई है। तो वो मसल्स जो रहते हैं, स्मूथ मसल्स जो स्फिंक्टर में, वो कभी कभी जो अपना सेंसेशन, जो इंपल्स है वो ब्रेन की तरफ पहुंचा नहीं पाते हैं, वहां पे हम कभी कभी पीछे पड़ जाते हैं और कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और यूरिनेशन हो जाता है। इट कॉज द मेंटल एंड इमोशनल सिम्टम्स। देखो आपको काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि आप बैठ जाते हो कहीं पे, या फिर कुछ कर नहीं पाते हो, या फिर अकेले बैठ जाते हो, कहीं किसी ने खेलने के लिए बोला आप जा नहीं पाते हो, किसी फंक्शन में आप जा नहीं पाते हो, किसी प्रोग्राम में आप जा नहीं पाते हो, कोई आप बाहर की एक्टिविटीज जो हैं वो एंजॉय नहीं कर पाते हो। तो क्योंकि आप इतना दर्द में रहते हो, इस कंडीशन में इतना कभी कभी दर्द होता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो दर्द का कोई पेन किलर वगैरह लेके सिर्फ सारा दिन सो जाओ, ये कंडीशन भी हो जाती है।
तो इसमें क्या होता है, कभी कभी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि शायद मुझे कोई ऐसी बीमारी है कि कई लोग मुझसे दूर रहना चाहते हैं, अकेले रहते हो तो निगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो कई कई हमारा एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, आपको एक घबराहट होना शुरू हो जाएगी, अकेले बैठे हो, क्या है अंदर बैठे हो, सब लोग बाहर जा रहे हैं, आप अंदर ही बैठे हो, क्यों? क्योंकि आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है। डिप्रेशन में चला जाता है इंसान, कुछ उसके बाद खुशी नहीं है, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, सोसाइटी में भी नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसे ऐसा लगता है कि लोग मुझे अवॉइड करना शुरू कर रहे हैं, मेरी कोई वैल्यू रही नहीं है लोगों के लिए, और मैं एक बोझा बन गया हूँ शायद मैं लोगों पे। तो ये सब थॉट्स काफी निगेटिव आ जाते हैं, और एक डिप्रेशन जो है वो आपके दिमाग में चला जाता है। वो काफी एक हैमरिंग करता है आपकी लाइफ को, काफी ज्यादा आपकी लाइफ और प्रॉब्लम करता है। तो आपको ट्रीटमेंट के दौरान आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देना जो है वो पड़ सकता है। इंसोम्निया, आप देखो नींद कब नहीं आती है? जब हमारा शरीर दुखता है, इधर दर्द है उधर दर्द है, तो हमें नींद नहीं आ पाती है। उसके लिए कभी कभी नींद की दवाइयां लेनी पड़ती है। तो कई और भी स्लीप प्रॉब्लम्स जो हैं वो होना शुरू होती है। इंसोम्निया होगा, नींद आएगी नहीं, सोने जाओ तो इधर दुख रहा है उधर दुख रहा है, ये पेन हो रहा है वो पेन हो रहा है, इतना दर्द में आप सारा दिन जागते रहोगे, सारा दिन रात जो है वो जो नींद हम लोग करते हैं तो बार बार आप जागते रहोगे दर्द की वजह से। कभी भी आप एक्सपीरियंस करो, कभी हमें चोट लगती है या कुछ दर्द होता है किसी भी कारण की वजह से जो टेम्पररी समय के लिए रहता है, उस समय हम देखते हैं कि हमारी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे खान पान जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ओवरऑल शेड्यूल हमारे बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है, जस्ट बिकॉज कोई मसल पेन अगर ऐसा भी होता है फाइब्रोमाइल्जिया के अलावा भी अगर होता है तो सोचो जब फाइब्रोमाइल्जिया होगा तो उस बंदे की हालत क्या होगी। मेमोरी प्रॉब्लम होंगे, फाइब्रो फॉग या फिर ब्रेन फॉग, इसे फाइब्रोमाइल्जिया फॉग भी कहते हैं। फाइब्रो फॉग को फाइब्रोमाइल्जिया फॉग भी कहते हैं, और ब्रेन फॉग। ब्रेन इतना हैंग हो जाता है ना, इतने दर्द के इम्पल्स एक साथ जाते हैं ब्रेन की तरफ, तो ब्रेन हैंग हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं, कुछ क्या बोलना है याद नहीं रहता है, क्या करना है वो याद नहीं रहता है। तो इतने सारे ब्रेन की तरफ जो इम्पल्स जाते हैं, जो पेन के जो पूरे यहाँ पे भी दर्द वहाँ पे सबके इम्पल्स ब्रेन की तरफ जाते हैं, तो ब्रेन में हैंग हो जाता है। तो उसे उस हैंग जो होता है उस कंडीशन को कहा जाता है ब्रेन फॉग या फिर फाइब्रो फॉग या फिर फाइब्रोमाइल्जिया फॉग। तो ये धुंधला हो जाता है ब्रेन कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाता है। तो वो एक आप उससे बात करोगे किसी से तो उससे कुछ वो रिप्लाई नहीं कर पाएगा। आप कभी कभी उससे कुछ बात समझाओगे तो उसे लगेगा कि हाँ क्या बोला, मैंने नहीं सुना, समझा नहीं। इस तरीके से वो एक रिएक्शन जो उनकी तरफ से आपको महसूस हो सकता है, फील हो सकता है। आपको लगा कि यार ये क्या बोल रहा है, कहीं ये साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब तो नहीं, पागल तो नहीं हो गया। तो इस तरीके की सीवियरिटी भी हो जाती है, और वो न्यूरोलॉजिकल और इमोशनल आपको ब्रेक डाउन कर देती है। कॉजेस क्या है, एग्जैक्ट कॉज अभी भी अननोन है कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, लेकिन इतना माना गया है कि ये जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। किसी बायोलॉजिकल पेरेंट्स में देखते हैं कि हम लोग अगर फाइब्रोमाइल्जिया के कुछ ना कुछ सिम्टम्स हैं तो वो जेनेटिकली पाए जाते हैं। ऐसा लिंक जो है वो अभी तक रिसर्च में पाया गया है कि जो फाइब्रोमाइल्जिया पेरेंट्स और फाइब्रोमाइल्जिया के जो बच्चे हैं उनमें जो जेनेटिकली जो एक फर्क महसूस होता है, तो वो एक माना गया है अभी तक कि ये जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। रिस्क फैक्टर हैं, कुछ चीजें हैं जो कि इसके रिस्पॉन्सिबल बनती हैं। एक तो है कि भाई एज जो है 40 साल के बाद ही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई 40 साल के बाद ही हो पाएगा। किसी चिल्ड्रंस में भी ये होने के चांसेस रहते हैं, पर रिस्क फैक्टर यहाँ पे ज्यादा रहता है एज के, जो 40 साल की एज के बाद। जेंडर, इसमें लेडीज को ये तकलीफ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू जेंट्स। क्यों? क्योंकि लेडीज में हम देखते हैं कि हार्मोनल चेंजेस काफी ज्यादा होते हैं। उस हार्मोनल चेंजेस में या फिर उनका एक्सर्शन में, तो उस कंडीशन में जो रहता है या फिर जो उनके जो काफी लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा चेंजेस आता है एक लड़की से लेके जब वो वृद्ध तब पहुंचती है, जब इस उम्र तक, तो काफी ज्यादा उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। और किसी में हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होने की वजह से वो बॉडी के दूसरे फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है, और इसकी वजह से वो ट्रिगर करता है फाइब्रोमाइल्जिया को। क्रॉनिक इलनेस, मान लीजिए आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कुछ डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, इसकी दवाइयां ले रहे हैं। क्रॉनिक बैक पेन है, किसी को बैक पेन इतना होता है कि वो तकलीफ सह नहीं पाता, वो धीरे धीरे फिर वो मसल्स में भी ट्रांसफर होना शुरू करता है और फाइब्रोमाइल्जिया हो जाता है। और बॉवेल डिसीज है, अगर आपको इरिटेटेड बॉवेल डिसीज है तो मान लीजिए स्टमक से अगर पेट साफ नहीं होता है, आपका बार बार तकलीफ होती है, वो है, तो ये चीजें एक रिस्क फैक्टर है फाइब्रोमाइल्जिया की है। कुछ इन्फेक्शन है, कोई चोट लगी है आपको किसी से, कोई भी एक इन्फेक्शन हो गया है वायरल बैक्टीरिया जो कि काफी समय तक रहा है, उस इन्फेक्शन की वजह से एक रिस्क बन जाता है आपके फाइब्रोमाइल्जिया होने की वजह से। स्ट्रेस है, आपको काफी ज्यादा
काम का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, इमोशनल अगर आपका स्ट्रेस है, जॉब चला गया, फाइनेंशियली इशू है, एकदम से पैसा जो है वो डिस्टर्ब हो गया किसी कारण की वजह से, वो स्ट्रेस लेकर आप जो है वो बैठ जाते हो, और वो स्ट्रेस की वजह से जो है वो आपकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, काफ़ी काम जो आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको स्ट्रेस में आप इतना दब जाते हो ना कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करना कम कर देती है, आपके मसल्स रिएक्ट करना कम कर देते हैं, और उसकी वजह से वो दर्द जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। ट्रॉमा हुआ है किसी कारण से, आपको फिजिकल इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी इमोशनली आप ब्रेक हुए हो किसी भी कारण की वजह से, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, किसी भी कारण की वजह से, या मार्क्स अच्छे नहीं आए तो किसी भी कारण की वजह से आप इमोशनली अगर स्ट्रेस पे चले गए हो, इमोशनली ट्रॉमा हुआ है, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसकी वजह से भी ये जो चीज़ें हैं वो रिस्क फैक्टर बन जाती हैं फाइब्रोमाइल्जिया के लिए। ट्रिगर कौन सी चीज़ें हैं जो कि फाइब्रोमाइल्जिया को ट्रिगर करती हैं, जो कि उसके स्टिमुलेट करने में उसे हेल्प करती हैं? एक तो इमोशनल स्ट्रेस, फाइनेंशियली किसी भी कारण से अगर आप स्ट्रेस में हो, फाइनेंशियली मेन सबसे ज़्यादा रीज़न माना जाता है, और आपकी जो लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आ जाता है, तो इमोशनल स्ट्रेस एक सबसे बड़ा कारण है। उसमें चेंजेस इन डेली रूटीन, आपकी जो डेली रूटीन है, सुबह उठना, खाना पीना चेंज हुआ, आप किसी दूसरे शहर में चले गए, जॉब ट्रांसफ़र हुआ है, वहाँ का एनवायरनमेंट आपको पसंद नहीं है, बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं, कोई एज के बाद आपकी जो डेली रूटीन जो है वो चेंज हो जाती है, तो वो सब चीज़ें जो है वो आपको तकलीफ देती हैं। चेंजेस इन डाइट एंड न्यूट्रिशन, जो खाना आप खा रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई लोकेशन चेंज हो रही है आपकी जॉब्स वगैरह की, तो वहाँ का खाना आपको सूट नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशन वो शरीर को नहीं मिल रहा है, शरीर कमज़ोर हो रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मसल्स पे ये अफेक्ट करता है, तो ये सब चीज़ें जो है ट्रिगर करती है। हार्मोनल चेंजेस में, लेडीज़ में सबसे ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं फाइब्रोमाइल्जिया को, तो ये भी एक कारण है। जेंट्स में भी हो सकता है अगर उनमें काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हुआ ड्यू टू सम मेडिकेशन या कुछ कंडीशन की वजह से। नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, नींद अगर अच्छे से नहीं ले रहे हो तो मसल्स को, शरीर को आराम नहीं मिलता है, तो वो काम नहीं कर पाते हैं। वेदर, टेम्परेचर चेंजेस, वही माहौल अगर बदलता है तो वहाँ का वेदर सूट नहीं हो रहा है, वहाँ का टेम्परेचर सूट नहीं हो रहा है, आप नॉर्थ में काम करते थे, अभी आपको साउथ में जॉब ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो वो टेम्परेचर सूट नहीं होता, बीमार होना शुरू हो जाते हो, शरीर के हर एक अंग में जो तकलीफ होना शुरू हो जाती है, तो ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं फाइब्रोमाइल्जिया को। गेटिंग सिक, बार बार आप बीमार हो गए हो, कुछ डाइट की वजह से, कुछ खान पान की वजह से, कुछ एनवायरनमेंट की वजह से, कुछ हम देखते हैं कि सोसाइटी में कुछ अगर कोई बीमारी, वायरल इन्फेक्शन अगर चल रहा है उसकी वजह से, सिकनेस भी फाइब्रोमाइल्जिया को स्टिमुलेट करती है। स्टार्टिंग टू न्यू ट्रीटमेंट मेडिकेशन, कोई आपको कंडीशन आ गई है, हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, दूसरी चीज़ें, तो आपने कुछ मेडिकेशन, कुछ ट्रीटमेंट शुरुआत की है, तो वो अगर दवाइयों की वजह से भी एक साइड इफेक्ट हो जाता है कि वो मसल्स को ट्रिगर कर देता है फाइब्रोमाइल्जिया के लिए। डायग्नोसिस किस तरीके से करना है? देखो, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग रहता है इसमें, ऐसा नहीं है कि एक ही जैसा ही एक्सपीरियंस, कोई बताएगा मुझे ऐसा है, कोई बताएगा मतलब, भाषा के हिसाब से लोग एक्सपीरियंस जो है वो अलग अलग कर पाते हैं। जैसे मैंने एक दो बार डॉक्टर से मिला था, तो वो अलग ही भाषा में मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है, अलग अलग जो शब्दों का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। कंडीशन वही रहती है, लेकिन वो एक्सप्रेस जो है वो नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। तो उससे कंक्लूजन पे लाने के लिए क्या करते हैं डॉक्टर लोग, क्योंकि हर एक सिम्टम्स जो है आपको प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करते हैं, एनालाइज करते हैं। मेनली इसमें फिजिकल एनालिसिस से ही डायग्नोस किया जाता है कि ये किस तरीके से है। हाँ, अगर आपको फटीगनेस अगर ज़्यादा लग रहा है तो उसके लिए फिर एक ब्लड टेस्ट की जाती है, जिसमें आपको थायराइड की टेस्टिंग की जाती है और एनीमिया की टेस्टिंग की जाती है कि कहीं आपका हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ हो रही है, फटीगनेस और शरीर में थकान महसूस हो रही है, मसल्स में इसे कमजोरी महसूस हो रही है, या थायराइड के हार्मोनल चेंजेस की वजह से, अचानक आए चेंजेस की वजह से आपको नहीं हो रहा है, तो उस कारण में ब्लड टेस्टिंग की जाती है। अदरवाइज फाइब्रोमाइल्जिया की जो पूरी ओवरऑल एग्जामिनेशन होता है वो फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस और आपके जो एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हो, सिम्टम्स शेयर कर रहे हो, उसी पे ही कंक्लूजन पे आने की पूरी कोशिश की जाती है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के द्वारा। पर्सन इज यूजुअली मोर सेंसिटिव टू द पेन। देखो, जो फाइब्रोमाइल्जिया का पेशेंट है ना, उससे कोई चोट लगने का दर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जिससे कोई फाइब्रोमाइल्जिया नहीं है। मान लो कि ये एक नॉर्मल व्यक्ति का हाथ है और यहाँ पे अगर एक बॉल लगता है, तो किसी क्रिकेट में या खेलने पे से बॉल लगता है, तो उसे जो यहाँ पे दर्द महसूस होगा उससे कई गुना ज्यादा फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट को, जो फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट है मान लो ये, तो अब उससे जो दर्द होगा उससे कई गुना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे दर्द है, ऑलरेडी वहां से जो एक सेंसेशन जा रहा है दर्द का, और अगर वहां पे उतने ही फोर्स से साथ अगर कुछ चीज लगती है तो वो दर्द का परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है वो, और वो ब्रेन को काफी ज्यादा ट्रिगर करता है। ठीक है, तो ये फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट का एक और सिम्टम्स आप कह सकते हो।
ट्रीटमेंट क्या कहते हैं, नॉट अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एज एक्सपीरियंस वेरी आफ्टर कंक्लूजन 4 स्टेज ट्रीटमेंट। मतलब क्या होता है कि ट्रीटमेंट एक तो सिम्टम्स अलग अलग वेरी होते हैं, जो एक्सपीरियंस है बंदे का वो अलग अलग वेरी बताया जाता है, तो कंक्लूजन पे आने में थोड़ा समय लग जाता है। और जब कंक्लूजन पे आ जाता है तो ट्रीटमेंट के 4 तरीके का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। पहला जो है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब इसमें कुछ स्ट्रेचर आपको दिए जाएंगे डॉक्टर के द्वारा, कुछ एक्सरसाइज आपको बताई जाएंगे जिससे आपके मसल्स में वो एनर्जी आना शुरू हो जाए और वो आपको थोड़ा सा अच्छा फील करवाए। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपको दी जाएगी कि आपके साथ बैठा जाएगा, आपके अगर आपको डिप्रेशन हो गया है, एंग्जाइटी हो गया है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए हैं, तो आपके साथ काउंसलिंग जो है वो की जाएगी ताकि आपको साइकोलॉजिकली थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, थोड़ा सा एक अच्छा महसूस करवाने के लिए हेल्प की जाती है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कुछ आपको मेडिसिन पेन किलर्स वगैरह जो हैं वो दिए जाएंगे एनएसएड्स कैटेगरी की, और कुछ और जो जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो, इस तरीके की दवाइयाँ आपको दी जाएगी। हो सकता है स्टेरॉइड भी दिए जाए ताकि आपका दर्द अगर ज़्यादा है तो उसे कम करने के लिए तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना स्टेप बाय स्टेप ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, उनके सिम्टम्स के ऊपर वेरी करती हैं। और डेली फंक्शनिंग, जो ओकेशनल थेरेपिस्ट रहते हैं वो आपका एक डेली रूटीन जो है वो शेड्यूल करते हैं, उस तरीके से आपका डाइट वगैरह हर एक चीज़ जो है वो शेड्यूल करते हैं, उस हिसाब से कहते हैं कि आपको अपनी लाइफस्टाइल जो है वो करनी चाहिए। तो वो डेली फंक्शनिंग आपका एक ओकेशनल थेरेपिस्ट जो है वो करवाते हैं। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं आप, एक अच्छी नींद जो है आप लीजिए, अच्छा डाइट आप लीजिए, अच्छा एक डेली रूटीन आपका बनाइए, एक्सरसाइज कीजिए। एक एज के बाद जो है एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा मस्ट हो जाती है, मसल्स के ग्रोथ के लिए, मसल्स के चलने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है एक्सरसाइज। कोशिश कीजिए कि आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें, बुक रीडिंग करें। एक एज के बाद हम देखते हैं कि अच्छी पॉजिटिविटी के साथ आप रहें, एनवायरनमेंट में आप घुल मिल जाएं थोड़ा सा। ये सब चीज़ें जो है वो आपको पेन रिलीव करने में हेल्प करती हैं। तो यही सब टॉपिक था आज का फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में, कि ये सिंपल सा एक टॉपिक था कि किस तरीके से होता है ये कंडीशन, लेकिन इसमें जो दर्द होता है वो काफ़ी सिंपल नहीं रहता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेट होता है। उस व्यक्ति के लिए काफ़ी दर्द महसूस होता है, तो उसे हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उस कंडीशन में। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।